हिस्ट्री गवाह जी। है। जब जब चुनाव जो है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर केंद्रित होता है, भाजपा जो है हारने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर तीसरी बार जो मोदी की सरकार आ जाती है सत्ता में, तो सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। बाबा साहब के हुँ। संविधान की जगह जो है मनु का लॉ यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, आरक्षण इत्यादि जितनी भी जो है सारी चीज़ें खत्म करके बहुजनों को विशुद्ध गुलाम के रूप में ही कर दिया जाएगा। क्या बहुजन उधर राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट करेंगे? क्या बहन मायावती जी क्या जो है जनाधार कमजोर पड़ेगा इससे? राहुल गांधी जो है मुकम्मल सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब तक भी सामाजिक न्याय की बात हुई आंशिक रूप से हुई। नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण इत्यादि छोटी-छोटी निजी क्षेत्र में आरक्षण तक सीमित रही। लेकिन राहुल गांधी जो है मुकम्मल सामाजिक न्याय की बात उठा रहे हैं और मुकम्मल सामाजिक न्याय का महत्व क्या है, इसका आकलन करने के लिए आपको जो है सामाजिक अन्याय की तह में जाना पड़ेगा। कांशीराम ने जो है, जो अपनी जो पार्टी खड़ा किया, उस पार्टी से एक उम्मीद थी कि ये पार्टी जो है देश की सत्ता पर काबिज होगी और सबसे बढ़ के बात जो है उन्होंने एक नारा जो दिया था, महाक्रांतिकारी उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जो है सत्ता में आकर के वो पार्टी जो है लागू करे, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। राहुल गांधी के तेवर को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, कांशीराम उनमें एकाकार हो गए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, यात्रा 2.0 मणिपुर से शुरू हुई, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंची और आज जो है राजस्थान में शाम में इन कर जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने कई यात्राएं की, कई जगह पर रुके, लोगों से मिले भी और उन पूरी घटनाओं में राहुल गांधी ने लोगों से क्या संदेश दिया? सबसे ज्यादा इसमें हिंदुत्व की राजनीति करने वाला एक गढ़ मानिए उत्तर प्रदेश रहा है। हिंदुत्व की राजनीति 90 के दशक के बाद से चरम पर उधर बढ़ी। इसके बावजूद भी राहुल गांधी क्या अपनी वो पैठ बना पाएंगे? बहुजनों की क्या स्थिति रही? दलितों पर उन्होंने क्या संदेश दिया? ये सब पूरी जानकारी हम आज आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ एचएल दुसाद साहब हैं, बहुजन चिंतक है। उन्होंने जी। बहुत सारी ढेरों किताबें लिखी हैं। इनसे ही सीधे चलते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की यात्राएं कैसी रही और बहुजन परिप्रेक्ष्य में क्या संदेश रहा। नमस्कार सर। नमस्कार। जी। सबसे पहले तो अम्बेडकर नामा के दर्शकों को मेरी ओर से अभिवादन। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि जो है राहुल गांधी की यात्रा जो है यूपी में पहुंची है और जगह-जगह लोगों ने ये किया। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो 14 जनवरी को मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, बंगाल, झारखंड होते हुए जो उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, तो वैसे तो उनकी यात्रा में हर जगह लोगों ने जो है भारी उत्साह दिखलाया। पूरे हम्म। देश के जो जागरूक लोग हैं, जो वर्तमान सरकार से निजात चाहते हैं, उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ उस यात्रा का स्वागत किया। लेकिन बड़ी बात है कि जब ये यात्रा आपको 16 फरवरी को फरवरी को। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उसके बाद से जो है राहुल गांधी का जो तेवर बदलता है, उनका तेवर जो है देश के जो जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको जो है आकर्षित करता है। हम्म। बड़ा अलग तेवर, खास तौर से जो है उन्होंने प्रतापगढ़ जो सामंतवाद की भूमि मानी जाती है, जहाँ पर जो है क्या बतलाया जाए कैसे-कैसे लोग रहते हैं। ऐसे प्रतापगढ़ में जो है दलित वंचितों के अधिकार की बात करना जो है अपने आप में समझिए कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। वहाँ उन्होंने जिस तरीके से ललकारा उसके बाद से जो है एक संदेश किया कि जो है ये अद्भुत यात्रा है और बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने जो अपना ये यहाँ उत्तर प्रदेश में जो उनका बदला हुआ तेवर था, उस तेवर को देख करके बहुत से लोगों को जो है कांशीराम की याद आई, बाबा साहब हम्म। अम्बेडकर की याद आई, लोगों को लोहिया की याद आई। एक बड़े विचारक है इस देश के जो क्या नाम है बहुजन मूवमेंट में उनकी काफ़ी दखल रहती है। उन्होंने तो साफ कहा कि राहुल गांधी के तेवर को देख करके ऐसा लगता है जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, कांशीराम उनमें एकाकार हो गए। हम्म। कई विश्लेषकों ने माना है कि राहुल गांधी इस यात्रा में बाबा साहब के तेवर, कांशीराम की दृढ़ता
जवाहरलाल नेहरू की समझदारी के साथ ये यात्रा कर रहे हैं। तो बहरहाल जो जिनकी थी यात्रा का आपने जो जिक्र किया कि पहली जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी, वो तो नफरत के खिलाफ जो है मोहब्बत की दुकान सजाने की यात्रा थी। लेकिन ये जो दूसरी उनकी यात्रा शुरू हुई है, ये यात्रा जो है न्याय को लेकर के। तो बहरहाल जो न्याय की बात उठाए हैं उग्रता के साथ यहाँ पर, तो बहुत से लोगों को जो है आपको बताया कि वही जो ये है उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, यहाँ पर लोहिया सक्रिय रहे, यहाँ पर कांसीराम सक्रिय रहे, तो बहुत से लोगों को खास तौर से जब कांसीराम की याद आई, कांसीराम की याद आई। और यही जो है लोगों के मन में सवाल उठ रहा है जो आपने कहा कि क्या कांसीराम जिन मिशनरियों को तैयार किए, जो लाखों की तादाद में है, उनको ये स्पर्श कर पाएगी? तो इस संदर्भ में आपको बतलाना चाहूंगा कि हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदुत्व की राजनीति की प्रयोग स्थली है, लेकिन ये कांसीराम साहब की भी जो है एक कहिए तो जो है प्रयोगशाला रही। यहीं पर उन्होंने बहुजनवाद का जो है राजनीति का एक एक्सपेरिमेंट किया। यहीं पर जो है उन्होंने जाति चेतना का ऐसा राजनीतिक कांड किया कि हजारों साल का जो शासक वर्ग है वो राजनीतिक रूप से लाचार समुदाय में तब्दील होने के लिए विवश हुआ कांसीराम के प्रयासों के फलस्वरूप। यहीं पर उन्होंने जो है पे बैक विद द सोसाइटी की भावना से लोगों को दीक्षित किया। नतीजा क्या होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण सुलभ कराया, जिस तरीके से लोगों को एजुकेट किया, वैसे लोग जो है पे बैक विद द सोसाइटी की भावना से प्रेरित होकर के समाज को अपना कुछ देने के लिए, समाज को अपना प्रतिदान देने के लिए जो है तन मन धन के साथ आ गया है। और इससे जो है आपका जो अम्बेडकरवादी आंदोलन काफी आगे बढ़ा। तो बड़ी बात यह है कि कांसीराम की जो है ये यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयोग से जो है देश में एक नई किस्म की राजनीति की शुरुआत होती है। कोई सोच नहीं सकता था कि दलितों की कोई पार्टी जो है नेशनल स्तर की हो सकती है, लेकिन उनकी पार्टी तो यहाँ 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आकर के लोगों को जो है हैरत में डाल दी। तो साहब कांसीराम ने जो है यहाँ जो प्रयोग किया, उस प्रयोग के फलस्वरूप जो है पे बैक विद सोसाइटी से दीक्षित जो है लाखों लोगों की एक फौज हुई, मिस्रीन लोग खड़े हुए। और दुख की बात कहना पड़ता है कि आज वो जो जिन लोगों को उन्होंने मिशनरी के रूप में तैयार किया था, जो सामाजिक बदलाव के लिए जो है अपना सर्वस्व दान दिए, वो जो है कहीं हताश निराश है। उनमें जो है एक निराशा का भाव है। कारण कांसीराम ने जो है जो अपनी जो पार्टी खड़ा किया, उस पार्टी से एक उम्मीद थी कि ये पार्टी जो है देश की सत्ता पर काबिज होगी। और सबसे बड़ी के बात जो है उन्होंने एक नारा जो दिया था, महाक्रांतिकारी उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जो है सत्ता में आकर के पार्टी जो है लागू करे। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। भारी विस्मय की तो बात यह है कि कांसीराम का ये जो क्रांतिकारी नारा था, इस नारे को ही उलट दिया गया। आपने सुना होगा पिछले एक दशक से भारत में जो उत्तर प्रदेश में कांसीराम का नारा बदल के क्या हो गया है, जिसकी जितनी तैयारी, जिसकी जितनी संख्या भारी नहीं, जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसीराम के पूरे नारे को ही पलट के रख दिया गया। इससे जो है एक भारी निराशा का माहौल पैदा हुआ। तो ऐसे में जो है जबकि उनके जो उत्तराधिकारी भी इस पार्टी के विचारों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है जो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, एक ऐसा नारा था जिससे लगा कि उत्तर प्रदेश की और पूरे भारत के वंचित यहाँ से प्रेरित होकर के वो जो है संख्या अनुपात में तमाम क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सत्ता अपने हाथ में ले गए। लेकिन वो मामला कहीं दब गया। पार्टी जो है उनके भागीदारी दर्शन को आगे नहीं बढ़ा पाई। इस तरीके से एक भारी निराशा का उनमें माहौल है। और जहां तक मेरा अध्ययन है, मैं समाज में जो जा रहा हूँ, जो लेखन कर रहा हूँ, तो मेरा अपना एक आकलन है कि जो कांसीराम ने भारी संख्या में एक मिशनरी लोगों की, अम्बेडकरवादियों की फौज खड़ा की, वो कहीं ना कहीं से एक दूसरे कांसीराम की तलाश में है। वो एक ऐसी शख्सियत की तलाश में है जो कांसीराम की तरह जो है जोर शोर से जो है सामाजिक न्याय की बात उठाए, भागीदारी की बात उठाए। वैसा कोई जो है अभी तक दिख नहीं रहा था। वो चीज जो है अब राहुल गांधी में दिखाई पड़ रही है। भारी आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी जो है मुकम्मल सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अब तक भी सामाजिक न्याय की बात हुई आंशिक रूप से हुई। नौकरियों में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण इत्यादि छोटी छोटी निजी क्षेत्र में आरक्षण तक सीमित रही। लेकिन राहुल गांधी जो है मुकम्मल सामाजिक न्याय की बात उठा रहे हैं।
और मुकम्मल सामाजिक न्याय का महत्व क्या है, इसका आकलन करने के लिए आपको जो है सामाजिक अन्याय की तह में जाना पड़ेगा। भारत में चाहे पूरी दुनिया में जो है सामाजिक अन्याय हुआ, तो इस अन्याय के निराकरण के लिए जो है सामाजिक न्याय का प्रावधान किया गया। जहां तक भारत में सामाजिक अन्याय का सवाल है, ये अन्याय जो है हिंदू धर्म का प्राणाधार जो वर्ण व्यवस्था है उसके तहत होता है। जिस हिंदू धर्म की जो तुलक जो है आज ये भाजपा है, ये लोग धर्म के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं, उस हिंदू धर्म का प्राण जो है वर्ण व्यवस्था में क्रियाशील रहा। हिंदू धर्म जो इम्प्लीमेंट होता है वर्ण व्यवस्था के प्रावधानों के तहत इम्प्लीमेंट होता है, और हजारों साल से वर्ण व्यवस्था जो है एक वितरण व्यवस्था के रूप में रही, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रूप में रही, जिसमें जो है जो शक्ति के 4 स्रोत होते हैं। आपके चैनलों पर अक्सर मैं कहा हूँ, और ये मेरी फिलॉसफी है कि दुनिया में सारी समस्या जो है शक्ति के स्रोतों के असमान बंटवारे से होती है, और शक्ति के 4 स्रोत हैं सारी दुनिया में। आर्थिक, जिसमें ऑल अर्निंग एक्टिविटीज आ जाती है, राजनीतिक जिसमें ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तीसरा जो है शैक्षिक एजुकेशनल, और चौथा धार्मिक। तो शक्ति के 4 स्रोत हैं। इन 4 स्रोतों के असमान बंटवारे से ही सारी दुनिया में न्याय की सृष्टि हुई, और आप देखेंगे कि जितनी भी क्रांतियां हुई, जितने भी विचारक जो है सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़े, उनकी कोशिश रही कि ये जो शक्ति के जो 4 स्रोत है इससे इनको वंचित किया गया, उनको जो इससे लैस किया जाए। भारत में क्या होता है कि भारत ने वर्ण व्यवस्था के प्रावधानों के तहत जो शक्ति का पहला जो स्रोत है आर्थिक, आर्थिक ऑल अर्निंग एक्टिविटीज में जो है यहाँ के वैश्य लोगों को दे दिया जाता है। बस वाणिज्य इत्यादि का अधिकार सिर्फ उनको रहता है। राजनीतिक क्षत्रियों को जो है शक्ति की जो दूसरा स्रोत है राजनीतिक, उनका कब्जा रहा। शैक्षणिक पठन पाठन पौरोहित्य इत्यादि का अधिकार जो है ब्राह्मणों को रहा, और ट्रेड कॉमर्स तो जैसा मैंने बताया। तो ये जो वर्ण व्यवस्था रही हजारों साल से, जिसके तहत जो है आपका भारत समाज परिचालित होता रहा, एक्चुअली जो है संपदा संसाधनों अवसरों के बंटवारे की व्यवस्था रही, और इसमें हजारों साल से जो है दलित, आदिवासी, पिछड़े और इनसे जो कन्वर्टेड लोग हैं उनको तमाम चीजों से वंचित करके रखा गया। ये है सामाजिक अन्याय। इसी सामाजिक अन्याय के निराकरण के लिए जो है सामाजिक न्याय का अभियान शुरू होता है, जिसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो रिजर्वेशन देते, वो रिजर्वेशन क्या है, वो दया खैरात नहीं है, वो शक्ति के स्रोतों से जो एक्सक्लूड किए गए लोग हैं, शक्ति के स्रोतों से जो बहिष्कृत किए गए लोग हैं, उनको शक्ति के स्रोतों में कानूनन जो है हिस्सेदारी दिलाने का नाम आरक्षण है। डॉक्टर अम्बेडकर का आरक्षण लागू होने के पहले इस देश के जो दलित आदिवासी हैं उनको जो है ये जो 4 शक्ति के स्रोत बतलाया, उसमें सारी के सारे शक्ति के स्रोतों का भोग इनके लिए अधर्म रहा। ये इंडिपेंडेंट रूप से इकोनॉमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। पॉलिटिकल एक्टिविटी इनके लिए बिल्कुल प्रोहिबिटेड रही, अधर्म रहा एजुकेशन लेना। और जो चौथा जो शक्ति का स्रोत है धार्मिक सेक्टर, वहां से तो आज भी ये एक्सक्लूड है, वंचित है। डॉक्टर अम्बेडकर जो रिजर्वेशन देते हैं, उस रिजर्वेशन के फलस्वरूप जो है ये जो शक्ति के 4 स्रोत है इसमें दलितों को जो है पार्टिसिपेशन मिलता है, और यहाँ से सामाजिक न्याय की धारा शुरू होती है। इसी सामाजिक न्याय की धारा को एडॉप्ट करते हैं दुनिया के दूसरे लोग। ये जो सामाजिक अन्याय सिर्फ भारत में नहीं हुआ, दुनिया के तमाम हिस्से में हुआ है। जन्म के आधार पर महिलाओं को, अश्वेतों को, ब्लैक जो अल्पसंख्यक है उनको जो है शक्ति के स्रोतों से जो है एक्सक्लूड करने का प्रयास, जिनके हाथ में शासन की बागडोरे उन्होंने किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सामाजिक न्याय का जो स्रोत दिया, उसी को इम्प्लीमेंट करके अमेरिका में, चाहे आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि तमाम, ब्रिटेन, सब जगह जो है ये किया जाता है। तो भारत में सामाजिक अन्याय जो है शक्ति के समस्त स्रोतों से जो है बहिष्कृत करके किया गया। तो न्याय अगर आपको दिलाना है तो जितने भी शक्ति के स्रोत है उसमें जो है भागीदारी दिलाने के, जो सामाजिक अन्याय के शिकार तबके उसमें संपूर्ण शेयर दिलाने का जो है प्रयास होना चाहिए था। भारत में ये आज तक नहीं हुआ। उसके लिए दोष जो है, जो ये है, जो चिंतक हैं, जो सामाजिक न्याय के चिंतक है उनको भी जाता है, जो सामाजिक न्याय के नेता है उन पर भी सवाल उठता है। दरअसल उनको सामाजिक न्याय की समझ ही नहीं थी, इसलिए वो सामाजिक न्याय का मुकम्मल स्रोत नहीं दे सके। अब जो है राहुल गांधी में आप देखें तो राहुल गांधी जो है जो नौकरी है, प्रमोशन में आरक्षण है, निजी क्षेत्र में आरक्षण है, इससे आगे बढ़कर के तमाम क्षेत्रों में बंदा हिस्सेदारी की बात कर रहा है।
वो पूरी यात्रा में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में आने के बाद से तो जो है वंचितों को ललकार के कहते हैं कि कहाँ हो तुम, ये जो देश में 200 कंपनियां है उसमें तुम्हारी हिस्सेदारी कहाँ है, और बतलाते हैं कि ये जो 73% आबादी वाले लोग जो डिप्राइव सेक्शन है, दलित, आदिवासी, पिछड़े, 200 कंपनियों में इनका कहीं भी ये एक कंपनी इनके नाम से नहीं है। इतने अखबार है, किसी भी अखबार का मालिक और हायर मैनेजमेंट में जो है इनकी भागीदारी नहीं है, मीडिया में नहीं है, तमाम सेक्टरों में नहीं है। तो बतला रहे हैं कि जितनी भी समझिए कि सेक्टर से शक्ति के स्रोत है, उनका साफ इशारा है कि ये 2 से 3% लोगों के हाथ में है, और उसका इलाज वो ये दे रहे हैं कि हम अगर आते हैं सत्ता में, इंडिया अगर आती है सत्ता में, तो हम लोग कराएंगे वो आपका जाति जनगणना कराएंगे, और जाति जनगणना कराने के बाद से जो वो आएगा धन, जो दिखाई पड़ेगा कि किसका कितना पास कितना धन है, उस हिसाब से आगे चल के पॉलिसीज बनेगी। और इस तरीके से जो है भारत में बाबा साहब ने जो एक सपना देखा था, आपको याद होगा, उन्होंने 25 नवंबर 1949 संविधान सौंपने के एक दिन पूर्व जो आपका संसद का जो पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल है, उसमें उन्होंने देश को समझाते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम एक एडवर्स लाइफ में प्रवेश करने जा रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में मिलेगी हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमें मिलेगी समानता, लेकिन आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मिलेगी भीषण विषमता। हमें नियर मोस्ट फ्यूचर में जो है इसका खात्मा कर लेना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं समझा, और भारत में आर्थिक और सामाजिक विषमता की जो है कोई सीमा ही नहीं रह गई। विशेष करके मोदी राज में तो सारी हदें पार कर गई हैं। अब ऐसी में जो है वो राहुल गांधी जो है तमाम क्षेत्रों में भागीदारी की बात कर रहे हैं और ये अपने आप में एक यूनिक घटना है, अद्भुत घटना है। मैं नहीं मानता, मेरा दावा है कि जो है कि सामाजिक न्याय के इतने विस्तारित मुद्दे को जो है भारत में आज तक किसी ने नहीं उठाया होगा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। तो इसी में एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी आज जिस रूप में दिखाई पड़ रहे हैं वो कांसीराम का ही एक्सटेंडेड रूप है, कांसीराम का जो है विस्तारित रूप है जो आज हम लोग राहुल गांधी में देख रहे हैं। एक और चीज मैं बतलाना चाहूँ दुसाद साहब, इसी पर एक सवाल एक ले रहे हैं छोटा सा, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। कांसीराम साहब ने बीएसपी खड़ा करने के लिए जन आंदोलन किया, कई जगह सभाएं हुई, कई जगह पर वो घूमे और क्षेत्रीय नेताओं को भी पैदा किए। पिछले तकरीबन मेरी यादाश्त में तकरीबन 2-2.5 दशक से बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के फॉर्म में अगर देखें तो बीएसपी का जन आंदोलन से सरोकार नहीं दिखता है। छिटपुट कहीं होता भी है तो छिटपुट है, जिसका कोई व्यापक असर जो है, जैसे कांसीराम साहब जब आंदोलन करते थे उसका व्यापक असर दिखता था, दिल्ली तक आवाजें उसकी गूंज सुनाई देती थी। क्या राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा से बहुजनों के दिमाग में, क्या बहुजन उधर राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट करेंगे? क्या बहन मायावती जी क्या जो है जनाधार कमजोर पड़ेगा इससे? देखिए अभी तो जो है अब देख रहे हैं कि अभी चुनाव का टाइम जो है सर पर है, संभवतः जो है 10 मार्च तक घोषणा हो जाएगी और अभी से गठबंधन बनने लगा। एनडीए तो पहले से है, उसके बाद से इंडिया का भी जो है प्रोग्रेस चल रहा है और लोग महीनों से जो है जब से इंडिया का फॉर्मेशन की शुरुआत हुई तब से जो है बहन जी की तरफ लोग उम्मीद भरी निगाहों से ये ताक रहे हैं, लेकिन वो अब तक खामोशी साधे हुए हैं और अब तो दिन बिल्कुल करीब आ गया है। ऐसे में जो है जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक्सटेंड कर रहा है, नए सिरे से मजबूत हो रहा है, तो लोग जो है अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन अनुमान लगाते लगाते बहुत से लोग हताश हो गए हैं। फिर भी कई लोगों की जो है धारणा है कि जब 10 तारीख को ये चुनाव की घोषणा हो जाएगा उसके बाद सीडी सीबीआई इत्यादि जो है वो ये हो जाएगी, फिर उनका प्रभाव नहीं रह जाएगा। वैसे में हो सकता है कि वो आए, लेकिन इसके साथ साथ लोगों को कहना है कि यदि इस बार बहन जी जो है इंडिया के साथ नहीं आती हैं, अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो शायद उनका जो जनाधार एक समय जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 30% तक पहुंच गया था। 30% से घटते घटते आज बमुश्किल 12% पर आ गया है। यदि अकेले चुनाव लड़ती है तो 4 या 5% पे जाकर के सिमट जाएगा और उनके समर्थक जिन मिशनरियों को, जिन लोगों को कांसीराम ने अम्बेडकरवाद से दीक्षित किया, पी बैक टू द सोसाइटी से दीक्षित किया, वो इस बात को समझ रहे हैं। उन्हें
दीवारों पर लिखी इबारत साफ दिखाई पड़ रही है कि यदि बहन जी इस बार जो है अकेले चुनाव में उतरती हैं तो सब कुछ मामला साफ हो जाएगा। और तमाम लोग बतला रहे हैं, एक विशेष करके एक जो कांसीराम जिनको तैयार की वो तो राजनीतिक रूप से बहुत ही जागरूक है, वो साफ देख रहे हैं, उनका मानना है कि जो है अगर तीसरी बार जो मोदी की सरकार आ जाती है सत्ता में तो सारा कुछ फिनिश हो जाएगा। बाबा साहब के संविधान की जगह जो है मनु का लॉ यहाँ पर स्थापित हो जाएगा, आरक्षण इत्यादि जितनी भी जो है सारी चीजें खत्म करके बहुजनों को विशुद्ध गुलाम के रूप में कर दिया जाएगा। तो वैसे में जो है जो कांसीराम के समर्थक है वो चाहते हैं कि बहन जी जो है इंडिया गठबंधन के साथ आकर के जो है प्रतिरोध करें इस सरकार का, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ऐसे में जब वो ये रह जाती है, अकेले चुनाव लड़ती हैं, तो भारी संभावना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा सकता है कि जिन लोगों को मान्यवर कांसीराम साहब ने जो अम्बेडकरवाद से दीक्षित किया वो जो है उनका साथ छोड़ करके इंडिया के साथ आ सकते हैं। और इंडिया के साथ आने का वही मैं बड़ा कारण बतला रहा हूँ कि राहुल गांधी जो है ये कांसीराम के नए अवतार के रूप में आए हैं। कांसीराम ने जो आज ये भागीदारी दर्शन की बात किया, वो दर्शन जो है ज्यादातर जो है सत्ता में भागीदारी तक सीमित रहा। किसी जाति विशेष के नेता को एमएलए बना दो, मंत्री बना दो, मिल गई भागीदारी। उस भागीदारी हाँ, को जो है आपको प्रसाद साहब तमाम इसमें और सवाल, आपने नेताओं पर सवाल उठाया, उस पर मेरा ये आपसे एक प्रतिक्रिया लेनी है कि अधिकांश बहुजन और दलित नेता, बहुजन और दलित नेता दोनों की बात मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के फोल्डर में और नेताओं के फोल्डर में जाने से समाज के अधिकांश वर्ग जो है उनके फोल्डर में चले गए हैं। तो उस फोल्डर से राहुल गांधी कैसे उनको निकाल पाएंगे? नेता है तो उनके कुछ समर्थक भी होंगे। अब बहुत ये है, कैसे निकालेंगे? ये सवाल जो है जो सोशल इंजीनियरिंग तो ये है, ये बसपा की मैंने पॉलिसी थी, और विशेष करके 2007 में जो है ये बहन जी जो फुल फॉर्म में सत्ता में आती हैं तो उसको सोशल इंजीनियरिंग का कमाल बतलाया जाता है, तो इनका फार्मूला रहा, लेकिन इससे बड़ी सफाई के साथ जो है बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया। तो बीजेपी के विषय में तो एकदम हर कोई बच्चा जानता है कि बीजेपी का जो मुख्य मकसद है वो हिंदू धर्म की जो वंचित जातियां जिन्हें धर्मशास्त्रों में तमाम अधिकारों से, जिसमें वर्ण व्यवस्था का अर्थशास्त्र बतलाते हुए कहा कि वर्ण व्यवस्था में बड़ी सफाई के साथ हिंदू धर्म के प्रावधानों के तहत जो है दलित, पिछड़े, आदिवासी जो है इनको पूरी तरीके से शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत कर दिया गया। ये जब शक्तिशाली बनते, शक्ति के स्रोतों का भोग करते हैं तो उनको जो हिंदुत्ववादी भाजपा है और उसके समर्थक उनको लगता है कि अधर्म हो रहा है। इसलिए संघ परिवार जो है पूना पैक्ट के जमाने से जो आरक्षण के खात्मे की ताक में रहा और उसको जो है मंडल की रिपोर्ट आने के बाद से मौका मिल जाता है तो वो तो बराबर से रहे। अब जो है ये प्रतीकों की राय ये करते हैं, ये जानते हैं कि हम जो है हमारा उनका मकसद तो पूरी तरीके से जो आरक्षण का खात्मा करना है, दलित, आदिवासी, पिछड़ों को गुलामों की स्थिति में पहुंचाना है, तो उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जितनी सरकारी कंपनियां उनको जो है बिल्कुल जो है औने पौने दामों में अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। एजुकेशन सेक्टर से आपको बहिष्कृत करने की कोशिश किया जा रहा है। और जैसा मैं बताया कि धर्म भी शक्ति का एक स्रोत है और शक्ति के स्रोत से तो इनको पूरी तरीके से एक्सक्लूड करके रखा गया। इस दिशा में हाल ही में जो है एमके स्टालिन ने 36,000 मंदिरों के पुजारियों की नियुक्ति में आरक्षण दे करके एक बड़ा कदम उठाया था। ऐसा ही जो है इन्होंने किया था आपका गहलोत ने राजस्थान में किया था, लेकिन ये सारे मामले जो है कोर्ट में चले गए। तो बहरहाल ये तो भाजपा बड़ी सफाई के साथ जो बहुजन नेताओं को, दलित पिछड़े नेताओं को लाई है, तो वो नेता कैसे हैं? वो नेता जो है समाज के लोगों की नजरों में जो है बिल्कुल जो है खलनायक जैसे हैं, कोई उनका सम्मान नहीं है। वो अपना जो है आत्मसम्मान विसर्जित करके व्यक्तिगत लाभ के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और वो हैं तो जाहिर है कि नेता है तो उनके पीछे 150 कुछ हजार लोग होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो इंडिया का जो एजेंडा है अमर जी, इंडिया का जो एजेंडा जो है राहुल गांधी के थ्रू जो है सड़कों पर ये जो मैनिफेस्ट हो रहा है, सड़कों पर जो मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, इसमें क्या है? इसमें तमाम चीजों में भागीदारी दिलाने की बात है ना। संख्या अनुपात है, भागीदारी का क्या इम्पैक्ट होगा आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। ये जो इंडिया राहुल गांधी तमाम चीजों में भागीदारी की बात कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप क्या होगा कि चुनाव जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर केंद्रित हो जाएगा। और हिस्ट्री गवाह है जब जब चुनाव जो है सोशल जस्टिस के मुद्दे पर केंद्रित होता है, भाजपा जो है हारने के सिवा कुछ कर ही नहीं सकती है।
मैं पिछले 5-6 सालों से बहुत ही दावे के साथ कहता रहा हूँ, मेरा एक अपना फिलॉसफी है, मेरा मानना है कि भाजपा जो है यूं तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, इसके पास सबसे अधिक मात्रा में सदस्य हैं, इसके पीछे जो है धन बल है, मीडिया बल है, सब कुछ है। बावजूद उसके दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी होने के बावजूद भाजपा को हराने जैसा इजीएस्ट पॉलिटिकल टास्क है, इतना आसान काम कोई हो ही नहीं सकता। हर कोई जानता है कि ये सामाजिक न्याय विरोधी है, दलित वंचित पिछड़ों का जो है अधिकारों का हरण करने वाली पार्टी, एक बच्चा बच्चा जानता है। बस इसको उभारने की जरूरत है और विकल्प देने की जरूरत है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, आप जो है आरक्षण के खात्मे के लिए तमाम कंपनियां अडानी अंबानी के हाथ में बेच रहे हो, लेकिन इंडिया जब सत्ता में आएगी तो कैसे वापस कराया जाए, उस दिशा में जो प्रयास, और ये तमाम चीजों में, तो तमाम क्षेत्रों में जब हिस्सेदारी की बात होगी तो नेता के जो चमचे वो थोड़े टिक पाएंगे, एक ऐसा सैलाब आएगा कि बह जाना पड़ेगा। जरूरत ये है। साहब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में यात्रा के दौरान कहीं भी राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया है कि जो भी चीजें, जो भी संस्थानों का निजीकरण हुआ है उनको फिर से हम राष्ट्रीयकरण करेंगे अपनी दादी की तरह? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी, ये देखिए उनको याद है, वो कई बार ये कह रहे हैं, वो क्रांति की बात कह रहे हैं, बोलते हैं कि इस देश में एक क्रांति तो हुई कि आजादी मिली, अंग्रेजों से आजादी मिलना अपने आप में क्रांति है। उसके बाद जो हरित क्रांति की बात करते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता था, अनाज के हिसाब से जो आपका देश समृद्ध हुआ। वे श्वेत क्रांति की बात करते हैं, मैंने जो दुग्ध क्रांति होती है, उसके बाद से जो है अधिकांश जगह वो कहते हैं कि यहाँ पर बैंकों का नेशनलाइज जो हुआ अपने आप में एक क्रांति थी, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति वो कहते हैं कि ये होगी जाति जनगणना जा रही है। और वो जो बात कह रहे हैं कि जिन कंपनियों को बेचा गया इनके हाथ में, झारखंड से लेकर के अनेकों बार, मुझे लगता है कि दर्जनों बार जो है राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया है कि इन कंपनियों का हम ऐसे इंडिया सत्ता में आती है तो इसका हिसाब लिया जाएगा और कैसे वापस हो, इस दिशा में हम विचार करें। इसका कहने का मतलब जो है इनका नए सिरे से जो है नेशनलाइजेशन हो सकता है। राहुल गांधी की जो बात है, अगर आपके पास 5 मिनट समय है तो मैं बतला दूं। एक ये राहुल गांधी जो एजेंडा दे रहे हैं, समझे ना, ये भारत की हिस्ट्री का, विश्व इतिहास की एक अनोखी घटना है। वो क्या है? राहुल गांधी इस एजेंडे के जरिए जो है एक राजनीति के सामाजिक क्रांति का जो शास्त्र है उसमें एक शब्दावली है, सापेक्षिक वंचना। अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिलेटिव डिप्राइवेशन। सारी दुनिया में जितनी भी क्रांतियां हुई है रिलेटिव डिप्राइवेशन के कारण हुई है। रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या है? रिलेटिव डिप्राइवेशन सरल शब्दों में ये समझ जाइए कि भारत में अगर कई ऐसे किसी भी देश में जो कई समूह है, तो जो समूह किसी तमाम अवसरों के मिलने के बावजूद वंचित रह जाता हो तो उसकी जो है सापेक्षिक वंचना है। मसलन अमेरिका में लीजिए, अमेरिका की डेमोक्रेसी में सबके वो वैसे तो संविधान में व्यवस्था रही समान अवसर की, लेकिन सारा का सारा लाभ जो वहाँ के गोरों को मिलता रहा। गोरों के लाभ मिलने का नतीजा क्या हुआ कि वहाँ के ब्लैक्स जो है सापेक्षिक वंचना के शिकार होते हैं, और जब उनको सापेक्षिक वंचना का इल्म होता है उसके बाद से तो वहाँ दंगों का सैलाब पैदा हो जाता है, वहाँ क्रांति आ जाती है। जो डाइवर्सिटी की बात हम लोग कहते हैं, उन्हीं दंगों के सैलाब को समन करने के लिए जो वहां पर डाइवर्सिटी लागू होती है। ये जो सापेक्षिक वंचना है, इसी सापेक्षिक वंचना के जो जठर से, इसके गर्भ से जो है तमाम देशों में क्रांतियां पैदा होती रही है। मतलब भारत की आजादी को लीजिए, भारत की आजादी में क्या थे? अंग्रेजों के हाथ में सब कुछ था और पूरे भारतीय जो है तमाम शक्ति के स्रोतों से बहिष्कृत थे। ये जो भारतीयों के साथ एक जो है वो सापेक्षिक वंचना हुई। उसके बाद से आइए दक्षिण अफ्रीका में चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका में 8 से 9% गोरे थे। उन गोरों का जो है तमाम सेक्टरों में एवरेज जो 80 से 90% कब्जा था। उसके बाद से मंडेला के सौजन्य से जब लोगों में इस सापेक्षिक वंचना का एहसास होता है, उसके बाद से सत्ता वहां पर उखड़ जाती है और आज वहां 8 से 9% गोरे जो है दक्षिण अफ्रीका छोड़ के भाग रहे हैं। भारत में जो सापेक्षिक वंचना का जो हालात है, ऐसा हालात दुनिया में कहीं रहा ही नहीं। मैं कई सालों से लिख रहा हूं। विश्व में जब फ्रेंच क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, जारशाही के खिलाफ बोल्शेविक क्रांति होती है, उसके बाद से ढेर दुनिया में क्रांतियां हुई। तो तमाम क्रांतियों का लक्ष्य क्या होता है? असमान बंटवारा का शिकार बनाए गए लोगों को, जो सापेक्षिक वंचना के शिकार है, उस वंचना को उभार के उनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो है तमाम देशों में क्रांतियां हुई। भारत में आज जो है किस हद
तक जो है सापेक्षिक वंचना की सिचुएशन है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कहीं भी जाइए, जो 8 से 9 लेन की जो सड़कें चल रही है, उन सड़कों पर जो गाड़ियों का रेला दौड़ रहा है, सैलाब दौड़ रहा है, उसमें 80 से 90% गाड़ियां जो है उन 2-3% लोगों की है, जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं। फिल्म और मीडिया पर 80 से 90% कब्जा जो है उनका है। मंत्रिमंडल में लीजिए, राजनीति में भले ही संख्या अनुपात में जो दलित वंचितों के जो है सांसद जनप्रतिनिधि हो, लेकिन मंत्रिमंडलों पर दबदबा उनका है। इस देश को चलाने वाले राहुल गांधी बार बार के जो 90 IAS की जो बात कर रहे हैं, तमाम जगह उनका कब्जा है। जितने भी जिस छोटे मोटे कस्बों से लेकर के मेट्रोपॉलिटन तक आपका जो शॉपिंग मॉल्स है, सारी दुकानें उनकी है। तो जिस तरीके से भारत में शक्ति के स्रोतों का समान बंटवारा हुआ, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो यहाँ जो है, जो सापेक्षिक वंचना क्रांति में जो है बिल्कुल घी का काम करती है, वैसी सापेक्षिक वंचना का हालात भारत जैसा विश्व इतिहास में कभी नहीं रहा। दुर्भाग्य रहा कि ये जो बहुजन नेता है, इतने में क्या कहा जाए, गाली देने का मन करता है, इतने अज्ञानी रहे, पढ़े लिखे अनपढ़ रहे, इनको कुछ समझ नहीं थी। विशेष करके इनके पास तो जो है आर्थिक विजन ही नहीं था। तो अगर जो है अब तक दलित पिछड़े माने समाज के नेताओं ने जो आज बिल्कुल लाचार स्थिति में पहुंच गए, बसपा की स्थिति देख रहे हैं कि उनका एक विधायक है और 10 जो MP वो छोड़ छाड़ करके जा रहा है, बाकी तमाम पार्टियों का। कांसी राम के समय जो है न्यू मिलेनियम में जो है आपका सोशल जस्टिस का सैलाब हुआ, उसके तहत जो है यदि इस बात को आगे बढ़ाए होते तो आज जहां भाजपा वहां पर आज BSP को होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं हो। अगर ये सामाजिक सापेक्षिक वंचना को उठाए होते, आज यहाँ पर उनका राज होता। सापेक्षिक वंचना को पहली बार जो है भारत की हिस्ट्री में उठा रहा है राहुल गांधी। आप जो है क्रांतियों का शास्त्र पढ़िएगा, अभी लोग जो है इस बात का स्टडी नहीं कर पाए हैं। लोगों में जो है राहुल गांधी में कांसी राम, अम्बेडकर, ये सब तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अभी तक किसी का इस बात की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कि राहुल गांधी वो जो काम कर रहे हैं भारत की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। ये जो थी है, जो अति माओवादी हैं, वो माओवादी नक्सलवादी, इन लोगों ने जमीन के बंटवारे की बात किया और टुकड़ों टुकड़ों में जो बात किया, लेकिन मुकम्मल रूप से जो है ना संख्या अनुपात वंचितों को हिस्सेदारी दिलाने के बाद भारत में किसी ने किया ही नहीं। तो राहुल गांधी बड़ी सफाई के साथ जो है, जो सापेक्षिक वंचना जो क्रांति के आग में घी का काम करती है, उसको उठा रहे हैं। ये बात भारत की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुई है। और जो यहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो तो गहराई में जाते नहीं है, वो इसलिए वो करते हैं। एक समय आएगा जब वो इसका अध्ययन करेंगे, जब देखेंगे कि राहुल गांधी सापेक्षिक वंचना को, जो रिलेटिव डिप्राइवेशन है, उसको हवा दे रहे हैं, तो उस दिन दंग रह जाएगी दुनिया। तो इसका जो है असर होना ही होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल सर, शॉर्ट में उसका आपसे जवाब चाहिए। 13 और 19 के बाद से जो है 19 के चुनाव में जिसको कोट अनकोट पप्पू बनाया गया, वो पप्पू आज उत्तर प्रदेश में किसको ज्यादा परेशान कर रहा है, NDA को या BSP को? BSP को क्यों करेगा? BSP का जो ये है, जो टारगेटेड वर्ग है, वो तो उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। BSP तो कोई ये बात ही नहीं है। बात तो NDA की है ना। NDA के खिलाफ जो है राहुल गांधी लड़ाई रहे हैं। इस देश में जो है अप्रतिरोध सत्ता, अनचैलेंजिंग जो है ये सत्ता जो है इनकी कायम हो चुकी है, भाजपाइयों की, मोदी की कायम हो चुकी है। और ये सत्ता जो है आपको वंचितों को तमाम चीजों से महरूम करके बिल्कुल जो है गुलामों की स्थिति में पहुंचा देगी, उस स्थिति में जिस स्थिति में जब वर्ण व्यवस्था काल में रहते थे। तो ये बात मेरे ख्याल से जो है, जो कांसी राम जो मिशनरी तैयार किए हुए हैं, जो उन्होंने जिनको पे बैक टू द सोसाइटी की भावना से दीक्षित किया, अम्बेडकरवाद से दीक्षित किया, जिनके प्रेरणा से लोग जो है साहित्य, वे जरूर इस बात को फील कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि समय आने पर जो है उनको जो है दिखाई पड़ेगा कि राहुल गांधी जो है दूसरे कांसी राम के रूप में जो है ये है अवतरित हो चुके हैं, और इस नए कांसी राम के पीछे जो है आने का मन बनाएंगे, ऐसा मेरा ख्याल है, विचार है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ HL दुसाद साहब। इन्होंने बताया राहुल गांधी में जो है अब कांसीराम की छवि दिखाई दे रही है, बाबा साहब अम्बेडकर की छवि दिख रही है, और वो जो है सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खुली तौर से आवाज उठा रहे हैं, जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं, उनकी हक की बात कर रहे हैं, निजीकरण की बात पर हमला कर रहे हैं, सरकारीकरण की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। ऐसे में देखना लाजमी होगा
खास करके हिंदुत्व के प्रयोगशाला के तौर पर पनपी उत्तर प्रदेश में जनता किसका और कैसे साथ देती है, ये सब दिशा और देश की दशा और दिशा 2024 का चुनाव ही तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।